दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 20 मई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने 2000 रुपये के नोट को अब बंद कर दिया है। यानी कि अगर आपके पास 2000 रुपये के नोट हैं, गुलाबी 2000 रुपये के नोट अगर आपके पास हैं तो फिर अब ये वैध नहीं रहेगा। इसको लेकर के आरबीआई ने कहा है कि अब 2000 रुपये के बैंक नोट बंद हो गए हैं। ऐसे में यदि आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप इन्हें बैंक में जाकर के बदलवा सकते हैं, जमा कर सकते हैं। जी हाँ, आप बैंक में जाकर के अपने पास रखे 2000 रुपये के नोट को बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने एक रिलीज जारी करके कहा है कि 2000 रुपये का नोट को सर्कुलेशन से वापस लिया गया है, लेकिन ये लीगल टेंडर बना रहेगा। 2000 रुपये का ये नोट नवंबर 2016 में लाया गया था। करेंगे कि बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो निर्माण का कार्य काफी तेजी के साथ चल रहा है। इसको लेकर के कई जगहों पर मकान और मंदिरों को भी तोड़ना शुरू कर दिया गया है। अब इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश के सभी मुसलमान पाकिस्तान चले गए होते तो फिर ये नौबत कभी भी नहीं आती। दरअसल राजधानी पटना के अशोक राजपथ पर पटना कॉलेज के पास स्थित ब्रह्मस्थान दुर्गा मंदिर को तोड़ा जा रहा है। अब इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ी बात कह दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि इस देश की पहचान सनातन संस्कृति से है। इस संस्कृति की पहचान दुर्गा, काली, लक्ष्मी जैसे देवियों से है। आज उन देवियों के मंदिर तोड़ा जा रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। उन्होंने कहा है कि पटना कॉलेज के पास का मंदिर 300 साल पुराना है, जो अंग्रेजों के जमाने में भी नहीं टूटा। अब इसे नए अंग्रेज तोड़ना चाहते हैं तो फिर हम इसका विरोध करेंगे। अगर बंटवारे के दौरान सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता और वहां के हिंदुओं को यहां लाया गया होता तो फिर आज ये नौबत नहीं आती। दोस्तों बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के बिहार में उठ रही सियासी बवंडर थमने का नाम नहीं ले रही है। जेडीयू और आरजेडी के नेताओं की ओर से धीरेन्द्र शास्त्री पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इन सब के बीच केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लेने वाले नेताओं को लेकर के अटपटा बयान दिया है। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर के उनसे सवाल पूछा गया था, जिस पर उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा का अपमान कर रहे हैं वे सब कुत्ते के समान है। केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने धीरेन्द्र शास्त्री को हाथी बताते हुए कहा कि उनका अपमान करने वाले उस कुत्ते के समान है जो चलते हुए हाथी पर भौंकते रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग बाबा पर भौंक रहे हैं, भौंकते रहें, बाबा पर इसका कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में युवा संत का अपमान हुआ है, उनके पोस्टर फाड़े गए और पोस्टर पर कातिल पोती गई। बिहार के भक्त इसका बदला लेंगे और फिर ऐसे लोगों को समुद्र में फेंक देंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अब इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिवार वाले को पानी पीने के लिए बाहर का बोतल बंद नहीं खरीदना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अब इलाज के लिए आने वाले मरीज और उनके परिवार वालों को पानी पीने के लिए बाहर का बोतल बंद पानी नहीं खरीदना पड़ेगा। जहाँ अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को सख्त निर्देश दिया है कि मिशन परिवर्तन के तहत अस्पताल में मरीजों को पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था कराई जाए। बिहार के सभी अस्पतालों में ये व्यवस्था लागू किया जाए, यह कहना है बिहार के स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत का। जब प्रत्यय अमृत ने कहा है कि अभी राज्य में भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में हर अस्पताल मरीज और परिवार वालों के स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करें, जिससे गरीब मरीजों को बोतल का पानी नहीं खरीदना पड़े। अस्पतालों में पीने के पानी की बेहतर सुविधा हो जाने से अब मरीजों के जेब पर भी थोड़ा सा कम भार पड़ेगा, जहाँ साथ ही पीने के लिए बेहतर पानी भी मिलेगा। जहाँ अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि मिशन परिवर्तन के तहत मेडिकल कॉलेज अस्पतालों की सूरत में बदलाव दिखना चाहिए। समीक्षा में सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल को मिशन परिवर्तन के तहत जो काम दिया जाना है उसका पॉइंट ऑफ एक्शन तैयार किया गया है। इसके तहत मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में अतिक्रमण को हटाया जाना है, साथ ही शौचालय की सफाई भी किया जाना है। दोस्तों बात करते हैं कि अधेड़ों बुजुर्गों की बीमारी माने जाने वाले हाइपरटेंशन की जद में अब किशोर और युवा आने लगे हैं। विशेष करके जब से कोरोना ने दस्तक दी है तब से युवाओं और किशोरों में हाई बीपी की बीमारी हाइपरटेंशन बढ़ने लगा है। जहां बिहार की शहरी आबादी का 20% और ग्रामीण आबादी की 10% वयस्क आबादी हाई बीपी की शिकार हो रहे हैं।
ड्रियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ बिहार शाखा द्वारा जारी रिपोर्ट में ये सच्चाई सामने आई है। मायागंज अस्पताल के मेडिसिन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजकमल चौधरी बताते हैं कि मेडिकल के ओपीडी से लेकर के इंडोर में मिलने वाले कुल वयस्क हाई बीपी के मरीजों से 7% किशोर और 13% युवा हाइपरटेंशन की चपेट में मिल रहे हैं। जब पुरुषों की तुलना में तेजी से महिलाओं को हाई बीपी की बीमारी बढ़ रही है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि साल 2015-16 से लेकर के साल 2019-20 के बीच जिले में पुरुषों की तुलना में हाइपरटेंशन की शिकार महिलाओं की संख्या में ज़्यादा इजाफा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये हाइपरटेंशन से बचाव का क्या तरीका है। तो आपको बता दें कि फल, सब्जियां और अंकुरित अनाज खाने की आदत आप बनाएं। इसके अलावा नियमित रूप से व्यायाम करें, इससे वजन के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी नियंत्रण रहता है। और सबसे जरूरी कि तनाव और चिंता से तो बिल्कुल ही दूर रहें, क्योंकि तनाव और चिंता ही हाइपरटेंशन की एक बड़ी समस्या है। इन्हीं की वजह से हाइपरटेंशन की बीमारी होती है। शराब और धूम्रपान दोनों ही सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी धूम्रपान का इस्तेमाल करते हैं या फिर शराब पीते हैं तो फिर आप इससे बिल्कुल भी अवॉइड करें और इससे दूर रहें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटने वाले चालान को यदि 90 दिनों के भीतर पैसा नहीं जमा कराया गया तो फिर संबंधित गाड़ी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। इसके बाद संबंधित गाड़ी का फिटनेस, प्रदूषण, ऑनरशिप ट्रांसफर आदि वाहन मालिक नहीं करा पाएंगे। परिवहन विभाग ने ये आदेश जारी कर दिया गया है। जल्द ही बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी और फिर भागलपुर स्मार्ट सिटी में भी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के माध्यम से ई चालान शुरू करने की योजना है। स्मार्ट सिटी के तहत पटना में 30 ANPR के कैमरा लगाए गए हैं जिनसे ई चालान कटने लगा है। जल्द परिवहन विभाग इस दायरे को 5 गुना तक बढ़ाएगा। जब विभाग के मुताबिक इस माह तक 29 स्पॉट पर 150 कैमरा लगाने की प्रक्रिया शुरू होगी। जहां नई व्यवस्था के बाद लोगों को यातायात नियमों को तोड़ने के बाद जब उनके मोबाइल पर मैसेज आता है तो फिर वाहन मालिकों को मालूम होता है कि उनका चालान कटा है। जब विभाग के अनुसार ई चालान काटे जाने की व्यवस्था की निगरानी के लिए गांधी मैदान के पास कंट्रोल एंड कमांड सेंटर बनाया गया है। इससे 20 मार्च से लेकर के अब तक 487 ई चालान काटा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के थानों में अब गाड़ियों की कमी नहीं रह गई है। जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा लोकार्पित किए गए 576 पुलिस वाहनों से 528 वाहन पुलिस थानों को मिले हैं। इस तरह से बिहार में कार्यरत 1131 पुलिस थानों के पास अब कुल 3044 वाहन उपलब्ध हो गए हैं। पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पर्याप्त वाहन उपलब्ध होने से अब प्रत्येक थाने में अनुसंधान और विधि व्यवस्था को लेकर के बनी टीमों को अलग अलग गाड़ी उपलब्ध होने लगे हैं। जहाँ गाड़ी उपलब्ध कराए जाने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट कर दिया है कि अब गश्ती में कोताही का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। जब पहले अनुसंधान और विधि व्यवस्था के लिए एक ही गाड़ी उपलब्ध होने से थानों के कर्मी गाड़ी की कमी का बहाना करते थे, लेकिन अब ये बहाना नहीं चलेगा क्योंकि सभी थानों में बहुत सारे गाड़ियां उपलब्ध करा दी गई है। दोस्तों बात करते हैं कि अलग अलग रिपोर्ट में कई बार बात का खुलासा हो चुका है कि धीरे धीरे पूरी दुनिया जल संकट की तरफ बढ़ रहा है। जब वहीं अब एक और रिसर्च में दावा किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़ी झीलों और फिर जलाशयों का जलस्तर तेजी से घट रहा है और वह सूखने की कगार की तरफ बढ़ रही है। जहाँ वहीं ऐसा माना जाता है कि भविष्य में इंसानों को जल संकट की बड़ी त्रासदी झेलनी होगी, यानी कि दुनिया से पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। जहाँ आने वाले समय में लोगों को पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। न्यूज़ एजेंसी AFP से मिली जानकारी के मुताबिक ये रिसर्च कोलोराडो बोल्डर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर और फिर पेपर के सह लेखक ने किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि दुनिया भर के कई झीलें संकट में हैं। जब प्रोफेसर राजगोपालन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि चौंकाने वाली बात यह है कि दुनिया की लगभग 25% आबादी झीलों की बेसिन में रह रही है और जो लगातार सूख रही है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो फिर इससे लगभग 2 अरब लोग प्रभावित होंगे। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के सीतामढ़ी से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बिहार के सीतामढ़ी में एक शादी समारोह के दौरान काला दूल्हा को देखकर के दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद शादी समारोह में हड़कंप मच गया। दरअसल सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड के गुरघोड़ा में शादी का आयोजन था। दूल्हा बारात लेकर के पहुंचा और फिर दुल्हन भी जयमाला के लिए स्टेज पर आई। इसी वक्त दुल्हन की नज़र काले दूल्हे पर पड़ी, जिसके बाद खूबसूरत दुल्हन ने काले दूल्हे को देख करके शादी से साफ साफ इनकार कर दिया और मंडप से भाग करके अपने घर में जाकर के बैठ गई। बताया जा रहा है कि लड़की को लड़के की पहले तस्वीर नहीं दिखाई गई थी। गणेश शाह की पुत्री का विवाह बेला थाना क्षेत्र के फुलहट्टा गांव निवासी सिंहेश्वर शाह के पुत्र सोहन कुमार से तय हुई थी। दूल्हा मंडप में पहुंचा,
लेकिन इस बीच खूबसूरत दुल्हन ने काले दूल्हे को देख करके शादी से इनकार कर दिया। दुल्हन ने साफ कर दिया है कि लड़का काला है और मैं काले लड़के से शादी नहीं करूंगी। हालांकि सामाजिक तौर पर वर और वधू के पक्ष के बीच समझौता करा करके शादी कराने की कोशिश की गई, लेकिन दुल्हन अपनी जिद पर अड़ी रही और शादी से साफ साफ इनकार कर दिया। जहां समझाने के बाद भी दुल्हन काला दुल्हा के साथ शादी करने के लिए नहीं मानी। इस दौरान लड़के को दहेज में दी गई राशि वसूलने की नीयत से घंटों तक दूल्हे को और बाराती को बंधक बनाकर भी रखा गया। दोस्तों बात करते हैं कि क्या बिहार सरकार और फिर पुलिस भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की राह पर चल पड़ी है। जी हां, बिहार के गोपालगंज में कल पुलिस ने मनीष कुशवाहा के घर पर बुलडोजर चला दिया। जब पुलिस के बुलडोजर से मनीष कुशवाहा के घर को ध्वस्त कर दिया गया। जब गोपालगंज पुलिस के मुताबिक मनीष कुशवाहा करीब 25 से ज्यादा मामलों का आरोपी हैं। वह पिछले 2 साल से फरार हैं और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा है। जब पुलिस के मुताबिक मनीष कुशवाहा का नाम गोपालगंज के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल है और उसके खिलाफ जिले के अलग अलग थानों में कई सारे केस दर्ज हैं। जहां इसमें हत्या, रंगदारी, लूट और अमर्स एक्ट का मामला है दर्ज है। जहां हत्या के एक मामले में कोर्ट ने उसकी कुर्की जब्ती का आदेश दिया था, लेकिन मनीष नहीं मिला। जब मनीष के नहीं मिलने पर उसके घर को बुलडोजर से ढा दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया के ताकतवर देशों के समूह G7 में जल्द भारत को भी एंट्री मिल सकती है। जापान में 19 से 21 मई के बीच होने वाली बैठक के दौरान भी समूह के विस्तार को लेकर के चर्चा होने के आसार हैं। G7 देशों में यानी कि G7 देशों में बातचीत चल रही है कि भारत, चीन और ब्राजील को भी समूह में शामिल करके इसे G10 या D10 का नाम दिया जाए। G7 में शामिल कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है। जहां समूह की शुरुआत साल 1975 में हुई है, तब ये G6 हुआ करता था। कनाडा इसमें बाद में शामिल हुआ। जब पहले इसमें रूस भी था, लेकिन क्रीमिया पर हमले के चलते 2014 से उसको हटा दिया गया। मौजूदा समूह में G7 समूह दुनिया की 45% अर्थव्यवस्था मगर सिर्फ 10% आबादी को कवर करता है, इसीलिए इसके विस्तार की जरूरत महसूस की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जाति आधारित जनगणना पर लगी रोक को सुप्रीम कोर्ट ने हटाने से इनकार कर दिया है। इस पर आरजेडी की ओर से प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना होकर के रहेगी। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में संकल्प लिया है कि बिहार में जाति आधारित गणना हर हाल में सरकार कराने के लिए प्रतिबद्ध है। आपको बता दें कि राज्य सरकार यानी कि बिहार सरकार की नीतिगत निर्णय के आलोक में सभी दलों की सहमति के बाद बिहार में जाति की जनगणना का काम शुरू हुआ था। 80% से अधिक गणना का कार्य लगभग पूरा भी हो चुका था। न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद जाति की गणना का कार्य अब अवरुद्ध हो गया है, अब स्थगित हो गया है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार सभी पहलुओं पर विचार कर रही है, जो भी विकल्प राज्य की सरकार को अपनाना पड़ेगा अपनाएंगी और जाति की गणना बिहार में कराकर ही दम लेंगी। जब मुट्ठी भर लोग जिनको स्वर्णगीन विकास, समावेशी विकास पसंद नहीं आता है, जाति गणना के रास्ते में अवरोध बनना चाह रहे हैं। या किसी प्रकार की संस्था को समावेशी विकास के रास्ते में अवरोध नहीं बनना चाहिए। दोस्तों बात करेंगे कि ट्रेन से सफ़र करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। अगर आप भी ट्रेन से ट्रेवल करते हैं तो फिर अब आपको किराए में छूट का फायदा मिलेगा। जब रेलवे की ओर से सीनियर सिटीजन्स को किराए में छूट की सुविधा दी जा रही थी, जिसको अब फिर से बहाल करने की मांग काफ़ी समय से चल रही है। अब भारतीय रेलवे ने जानकारी देकर के बताया है कि ट्रेन में फिर से कई लोगों को किराए में छूट का फायदा मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दें कि दिव्यांग और मरीजों के साथ ही छात्रों को भी किराए में छूट दी जा रही है। वहीं वरिष्ठ नागरिकों को कोरोना से पहले किराए में छूट का फायदा मिलता था, लेकिन अब ये बंद हो गई है। इसको लेकर के संसद में मांग की जा रही है। रेलवे की ओर से किसानों, दिव्यांगों, स्टूडेंट, शहीदों की पत्नी और फिर पुरस्कार मिलने वाले लोगों को भी ट्रेन में छूट का फायदा मिलता है। इसके अलावा स्टूडेंट, मरीजों को भी ट्रेन में कई तरह के डिस्काउंट मिलते हैं। रेलवे के मुताबिक वरिष्ठ नागरिकों के किराए पर छूट को अभी रोक दिया गया है। फिलहाल इसको आने वाले समय में फिर से शुरू किया जा सकता है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने के लिए ज़्यादा उत्साहित हैं या फिर कोई और बात। वे अपने भाषण में बार बार भटक क्यों जा रहे हैं? सत्ता के गलियारों में आज फिर से इसकी चर्चा हुई है, जब नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बता दिया। यह मामला बिहार के दरभंगा का है। जब शुक्रवार को नीतीश कुमार दरभंगा में सिंचाई विभाग के कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कमला बलान नदी के तटबंध के काम की शुरुआत कराई।
इस मौके पर सभा भी हुई। सभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने अपने प्रधान सचिव दीपक कुमार को प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बता दिया। वहां बैठे लोग हैरान रह गए। जब सवाल ये उठने लगा है कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कब बने या फिर उनके प्रधान सचिव नरेंद्र मोदी के पास पहुंच गए हैं क्या। ये पहला वाकया नहीं है जब नीतीश कुमार की जुबान फिसली है। जब पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई वाकये हुए हैं जिससे लोग हैरान रह जा रहे हैं। विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने सदन के अंदर कह दिया था कि वे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में देश के गृह मंत्री थी, जबकि नीतीश कुमार कभी भी देश के गृह मंत्री रहे ही नहीं। जेडीयू के एक कार्यक्रम में जब किसी कार्यकर्ता ने ग्रामीण चिकित्सक का मामला उठाया तो फिर नीतीश कुमार चिकित्सा को शिक्षक नियुक्ति से जोड़ करके उसकी बात करने लगे। एक कार्यक्रम में वे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बता दिया था, जबकि नीतीश कुमार अपने भाषण में तथ्य और फिर शुद्धता के लिए जाने जाते रहे हैं। लेकिन अब बार बार उनकी जुबान फिसलने से कई तरह की चर्चाएं हो रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि तेजस्वी यादव केवल ये बता दें कि वे दिल्ली की न्यू फ्रंट कॉलोनी में स्थित 150 करोड़ रुपए के 2 मंजिला मकान के मालिक कैसे बन गए। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नौकरी के बदले जमीन लिखने के मामले में राबड़ी देवी से पूछताछ और लालू परिवार के ठिकानों पर जांच एजेंसियों के छापे से कर्नाटक चुनाव का कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा है कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव राजनीतिक जवाब देने के बजाय बताएं कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी पाने वाले हृदयानंद चौधरी ने पटना शहर में अपनी 70 लाख रुपए की कीमती जमीन लालू प्रसाद की 5वीं बेटी हिमा यादव को दान में क्यों दे दी। सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि ललन सिंह और स्वर्गीय शरद यादव ने नौकरी के बदले जमीन मामले की जांच के लिए ईडी और सीबीआई को ठोस सबूत उपलब्ध कराए थे। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों ने लालू परिवार के भ्रष्टाचार के ठोस सबूत सीबीआई और ईडी को उपलब्ध कराए वही आज उनके सहयोग से राज कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि कर्नाटक में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पावर में आ चुकी है। जहाँ इसके बाद अब केजरीवाल और कन्हैया कुमार के बीच टक्कर होने वाली है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में आगामी विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के खिलाफ कन्हैया कुमार को उतारने जा रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। एमसीडी चुनाव में शर्मनाक हार के बाद से ही मौजूदा अध्यक्ष अनिल चौधरी को हटाया जा सकता है। अब कर्नाटक के बाद पार्टी आलाकमान राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों पर फोकस कर रहा है। पार्टी ने संगठन में फेरबदल को लेकर के आधिकारिक के तौर पर अभी कुछ नहीं कहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं के बीच कई तरह की चर्चाएं हो रही है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के अस्तित्व में आने से पहले लगातार 15 सालों तक दिल्ली में शासन किया, लेकिन अभी एक भी सांसद और विधायक राजधानी में नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज एक बार फिर से बीजेपी पर भड़क गई है और उन्होंने कहा है कि वे दिन दूर नहीं जब बीजेपी सभी राज्यों में हार जाएगी। दरअसल ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को सीबीआई का समन मिलने के बाद भड़क उठी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी मेरे परिवार में सबके पीछे पड़ी है, लेकिन हम उनसे डरते नहीं हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जब तक केंद्र से बीजेपी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे तब तक इसके अत्याचार के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दरअसल सीबीआई ने स्कूल नौकरी घोटाले की अपनी जांच के तहत तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी को समन भेजा है, जहां उन्हें शनिवार को सीबीआई के कोलकाता दफ्तर में पेश होने के लिए कहा गया है। जहां सीबीआई का काम मिलते ही अभिषेक बनर्जी ने जांच में शामिल होने के लिए अपना जनसंपर्क अभियान अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया है। अभिषेक बनर्जी को एक पत्र भेज करके वहां निजाम पैलेस में स्थित सीबीआई कार्यालय में जाँच में शामिल होने के लिए कहा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि देश समेत पूरे बिहार में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। आलम यह है कि सुबह 10 बजे के बाद से ही इस चिलचिलाती धूप में बाहर निकलने पर जलन महसूस होने लगती है। ऐसे में स्कूली बच्चों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही थी। जहां अब इन्हीं बातों का ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा ऐलान किया है। शिक्षा विभाग के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्कूल आगामी 1 जून से लेकर के 30 जून तक बंद रहेंगे। यानी कि राज्य के सभी सरकारी स्कूल में 1 जून से गर्मी की छुट्टी शुरू हो जाएगी और ये पूरे 1 महीने तक रहेगी। इसके साथ ही गर्मी की छुट्टी के दौरान अगर कोई प्राथमिक स्कूल का बच्चा बीमार पड़ता है तो फिर सरकार उसका इलाज कराएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा 104 एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है, 104। दोस्तों बात करेंगे कि बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के खिलाफ शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस JS पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत के बीच कृष्ण नैया की पत्नी उमा कृष्ण नैया की याचिका पर सुनवाई की, जिसके बाद आनंद मोहन की रिहाई पर जवाब देने के लिए बिहार सरकार को और मोहलत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने
ये भी कहा है कि बिहार सरकार रिहाई से जुड़े मूल दस्तावेज जमा करवाएं, जहां अब याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगस्त में सुनवाई करेगी। जहां 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में बिहार के गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की उग्र भीड़ ने जान ले ली थी। हाल ही में जी कृष्णैया की हत्या के दोषी पूर्व सांसद और बाहुबली नेता आनंद मोहन को रिहा करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेल के विकास को लेकर के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं। जहां उन्हें जब भी मौका मिलता है वो अपना क्रिकेट से प्रेम भी दिखाने से पीछे नहीं हटते हैं। शुक्रवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट कनक्लेव 2.0 का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वे खुद क्रिकेट के खिलाड़ी रहे हैं, इसीलिए खेल के लिए हमारे मन में खास जगह है। खिलाड़ियों की परेशानी को भी समझते हैं। यहाँ से खिलाड़ी जब बाहर के राज्यों में जाते हैं तो फिर सोचते हैं कि हमारे राज्य में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो जा सकती है। अब महागठबंधन की सरकार है तो फिर काम करने का मौका मिला है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, इसके लिए रोड मैप बना करके काम किया जा रहा है। इस रोड मैप को अब केवल जमीन पर उतारना है। उन्होंने घोषणा की है कि पटना के मोइनुल हक को देश के सबसे खूबसूरत स्टेडियम के रूप में विकसित किया जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते ये घोषणा कर रहे हैं कि यहाँ के खिलाड़ियों के लिए एक स्पोर्ट इंजरी सेंटर का भी निर्माण होगा। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों को सरकार हर सुविधा देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में भीषण गर्मी के बाद पिछले कुछ दिनों से गर्मी में से थोड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि पूरे बिहार में गुरुवार से 22 मई तक आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर स्थित ग्रामीण कृषि मौसम सेवा के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार के मुताबिक 20 से 22 मई के बीच हल्की बारिश या फिर बूंदाबांदी होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वीय हवा चलने की संभावना है। साथ ही हवा की औसत गति 12 से 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आज 20 मई को नम हवा और उच्च तापमान के कारण मौसम असहज रहने की संभावना है। हालांकि इसका असर अगले 5 दिनों तक रह सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश और उसके आसपास चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके प्रभाव से बिहार के उत्तरी हिस्सों में 4 दिनों तक बारिश की संभावना है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्णिया रेलवे जंक्शन पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब पूर्णिया से दिल्ली ले जाए जा रहे 10 बाल मजदूरों को रेस्क्यू करके मुक्त कराया गया। रेस्क्यू किए गए सभी बच्चों की उम्र 10 से 14 साल के बीच की बताई जा रही है। साथ ही आरपीएफ की टीम ने मोहम्मद रागिब और मोहम्मद नाजिम का नाम के 2 दलालों को मौके से गिरफ्तार किया है। दोनों दलाल पूर्णिया के जलालगढ़ के बोझ गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों दलाल इन 2 बच्चों को गुरुवार देर रात पूर्णिया जंक्शन से खुलने वाली सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन से दिल्ली ले जाने वाले थे। जब बच्चों को दिल्ली में स्थित एक भट्टी में काम करने के लिए ले जाया जा रहा था, देर रात बचपन बचाओ आंदोलन की टीम ने आरपीएफ को बच्चों की तस्करी की जानकारी दी, जिसके बाद आरपीएफ की टीम ने बच्चों को सकुशल दलालों के चंगुल से छुड़ा लिया। दोस्तों बात करते हैं कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कुछ दिनों के लिए अपनी पदयात्रा को रोक दी है। अपनी यात्रा के दौरान लगातार वे लोगों के बीच जा रहे थे, उनकी समस्या को सुन रहे थे और फिर जागरूक भी कर रहे थे कि उन्हें वोट देने से पहले क्या सोचना चाहिए और किसके लिए सोचना चाहिए। 18 मई को जन स्वराज पदयात्रा के मीडिया संवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के छोटे पुत्र डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर के निशाना साधा है। जब प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी अगर लालू के लड़के नहीं होते तो फिर देश में ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है जो इनकी काबिलियत पर उनको मिल जाएगी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बेरोजगारी को लेकर के चुनाव से पहले आरजेडी की ओर से घोषणा कर दी गई कि वे आएंगे तो फिर शिक्षकों की स्थिति को सुधार देंगे। पहले कैबिनेट की बैठक में 10 लाख नौकरी शिक्षकों को देंगे। यही काम 2015 में बीजेपी ने किया था। जो विपक्ष में रहता है वह यही काम करता है। तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। इस पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज इस पर सवाल क्यों नहीं करता है। आज उनसे कोई ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि आपके ही तो माता पिता 15 साल सरकार में थे, तब क्यों नहीं नौकरी दी। अंधभक्त होकर के आप किसी को वोट दे देंगे तो फिर आप ठगे ही जाएंगे। दोस्तों बात करते हैं कि 5 दिनों के बिहार दौरे पर आए बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने रिकॉर्ड बना डाला है। जब पूरे बिहार में 5 दिनों तक सिर्फ बाबा का ही चर्चा होती रही। ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा और फिर दिव्य दरबार में कुल मिलाकर के 35 लाख से ज़्यादा लोग आए। इस बीच अब बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और भाजपा सांसद मनोज तिवारी की मुश्किलें अब बढ़ गई है। इन दोनों पर बिहार के पुलिस महकमे की तरफ से कड़ी कार्रवाई की गई है। जी हाँ,
दरअसल बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री 6 दिनों पहले पटना आए थे, जहाँ इस दौरान उनका पटना एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया था। यहाँ हजारों की संख्या में बाबा के भक्त का जमावड़ा लग गया। इस दौरान बाबा बागेश्वर को सही सलामत उनके निवास स्थल होटल पनास तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भाजपा सांसद मनोज तिवारी को ने उठाई। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी भूल कर डाली। अब इसी भूल के कारण पटना ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। बताया जा रहा है कि सीट बेल्ट नहीं लगाने के कारण पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का चालान काटा गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जिस मध्य प्रदेश नंबर की गाड़ी पर चढ़कर के पटना एयरपोर्ट के से पनास होटल के लिए आए थे, उस गाड़ी का 1000 रुपये का चालान काटा गया है। ये चालान पटना पुलिस ट्रैफिक की ओर से काटी गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और मनोज तिवारी पर सीट बेल्ट नहीं लगाने का आरोप है। इसको लेकर के 1000 रुपये का पटना पुलिस द्वारा ट्रैफिक चालान काटा गया है। दोस्तों बात करते हैं कि भारत में 2024 के नज़दीक आते ही चुनावी घमासान से पहले विदेशी जमीन पर भी भारतीयों को लुभाने की रेस तेज हो गई है। इस कड़ी में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने राष्ट्रपति जो बाइडेन के राजकीय मेहमान बनकर के अमेरिका जा रहे हैं, वहीं कर्नाटक की जीत का बूस्टर लेने के बाद राहुल गांधी भी जून के पहले हफ्ते अमेरिका में होंगे। अमेरिकी जमीन पर दोनों ही नेता भारतीय समुदाय से संवाद और फिर अपने सियासी प्रचार को धार देने की कोशिश करते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 4 जून को अमेरिका के न्यूयॉर्क में होंगे, जहां एनआरआई के साथ उनके संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जब विदेशों में कांग्रेस के संपर्क अभियान को देखने वाली इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की अमेरिका इकाई 4 जून 2023 को उसी तरीके से कम्युनिटी आयोजन की तैयारी कर रही है जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आयोजित होता था। दोस्तों बात करते हैं कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि विरोधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना जरूर करते हैं, लेकिन वे आज भी उनके तर्कों को काट नहीं पाते। जेपी नड्डा ने ये बातें गुरुवार को पुणे में महाराष्ट्र प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए कही है। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई देश की आर्थिक प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि आज जब भारत 400 एयरबस का रिकॉर्ड देता तो फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन कहते हैं कि इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक कहते हैं कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इन बातों की चर्चा कांग्रेस के लोगों से बेकार करना है, क्योंकि वे तो पढ़ना लिखना छोड़ चुके हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के प्राथमिक विद्यालय में नियुक्त होने वाले 79,943 शिक्षकों में 12,729 उर्दू और 148 बांग्ला विषय के शिक्षक होंगे, जबकि इनमें सामान्य शिक्षकों की संख्या 67,066 होगी। वर्ग 9 और फिर 10 के लिए 32,916 शिक्षक होंगे और 11वीं और फिर 12वीं के लिए 57,602 शिक्षक नियुक्त होंगे। लेकिन ये अभी स्पष्ट नहीं किया गया है कि ये सभी सामान्य श्रेणी के ही होंगे या फिर इनमें भी उर्दू और बांग्ला के शिक्षकों के पद होंगे। जिलावार नियुक्तियों की संख्या अगले 1-2 दिनों में आयोग को अंतरिम रूप से मिल जाएगा, जहां इसके बाद आयोग विज्ञापन प्रकाशित करेगी जिसमें सभी जानकारी स्पष्ट रूप से उल्लेख होगी। जब बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन जारी किए जाने के बाद 1 माह का समय अभ्यर्थियों को आवेदन भरने के लिए मिलेगा। आवेदन ऑनलाइन ही लिया जाएगा और फिर उसी माध्यम से सभी 1,70,000 नियुक्तियों पर शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया संचालित की जाएगी। आवेदन के साथ अभ्यर्थी का आधार नंबर भी लिया जाएगा। जिनका आधार नहीं होंगे उनको अपने आवेदन के साथ बायोमेट्रिक्स देना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लगातार कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इस बीच भागलपुर से एक ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है जिसे पढ़ करके सभी लोग हैरान रह गए हैं। यहाँ के गुंडे सरकार से ही रंगदारी की मांग कर रहे हैं। इस वजह से नाथनगर में स्थित राजकीय मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय को 7 दिनों से बंद रखा गया है। इसमें दबंगों की धमकी के चलते पढ़ाना बंद कर दिया गया है। जी हाँ, दरअसल नाथनगर में स्थित राजकीय मुनीराम खेतान मध्य विद्यालय के शिक्षकों का कहना है कि एक बाहुबली और फिर उसके कुछ लोग उनसे स्कूल में पढ़ाने के लिए रंगदारी की मांग कर रहे हैं। बिना पैसे दिए स्कूल में घुसने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। ये लोग जान से मार देने तक की धमकी दे रहे हैं, जिसके बाद इन लोगों की डर से शिक्षकों ने स्कूल के गेट पर ताला जड़ दिया है, जहाँ इससे करीब 200 छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर संकट आ गया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नई शिक्षक नियमावली के विरोध में टीचर्स आंदोलन पर उतरने वाले हैं। जहाँ इससे पहले ही नीतीश सरकार सतर्क हो गई है। जहाँ शिक्षक नियोजन नियमावली का विरोध करना शिक्षकों को भारी पड़ सकता है। नीतीश सरकार ने नई नियमावली के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को चेतावनी दी है। अगर कोई भी शिक्षक आने वाले दिनों में नए नियुक्त नियमावली का विरोध करता है तो फिर उसके खिलाफ तुरंत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य शिक्षा विभाग की ओर से इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिन्हा ने
मंगलवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने कहा गया है कि समाचार पत्रों और फिर सोशल मीडिया के जरिए पता चला है कि स्थानीय निकाय के शिक्षक नई नियुक्ति नियमावली के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसे में अगर सुनिश्चित किया जाए कि अगर कोई भी शिक्षक या फिर सरकारी कर्मी नियुक्ति नियमावली के विरोध में किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन या फिर सरकारी विरोध कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं तो फिर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रेम प्रसंग का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक युवक तमिलनाडु में लड़की के साथ कुछ दिनों तक रहने के बाद गायब हो गया, जिसे ढूंढती हुई लड़की उसके गांव पहुंच गई, जिसके बाद दोनों की शादी करा दी गई। दरअसल इस प्यार की शुरुआत तमिलनाडु में हुई थी, जहां उड़ीसा की लड़की से सीतामढ़ी के एक युवक को प्यार हो गया। 2 साल तक दोनों एक दूसरे से प्यार करते रहे, लेकिन एक दिन अचानक लड़का अपनी प्रेमी को छोड़ करके सीतामढ़ी भाग गया। इस बीच लड़के की शादी भी तय कर दी गई, लेकिन तभी उसकी प्रेमिका की एंट्री हो गई। जहां लड़की तमिलनाडु से भाग करके अपनी मोहब्बत को पाने के लिए सीतामढ़ी के सोनबरसा पहुंच गई। दोनों तमिलनाडु में सिलाई का काम करते थे, वहीं दोनों को इश्क हो गया। लेकिन 2 साल अफेयर चलने के बाद लाल बाबू राय प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए सीतामढ़ी अपना घर लौट आया। लेकिन 30 वर्षीय मीनू को अपने मोहब्बत को पाने की चाहत थी और वे तमिलनाडु से भाग करके सीतामढ़ी पहुंच गई। फिर मीनू ने थाने में युवक के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्रेमिका के परिवार वाले की सहमति से दोनों की शादी मंदिर में करा दी गई। प्रेमी इस दौरान प्रेमिका से बचने के लिए तमिलनाडु से लुधियाना और फिर बनारस भागता रहा, लेकिन आखिरकार मीनू ने अपने प्रेमी को ढूंढ ली और फिर उनसे शादी भी रचा ली। दोस्तों बात करते हैं कि लैंड फॉर जॉब केस में गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से दिल्ली मुख्यालय में 4 घंटे तक पूछताछ की है। राबड़ी देवी से ये पूछताछ आरजेडी विधायक किरण देवी और फिर राज्यसभा सांसद प्रेमचंद्र गुप्ता के ठिकानों पर सीबीआई की रेड के 48 घंटे के बाद की गई है। इस दौरान राबड़ी देवी से यह भी सवाल किया गया है कि तेजस्वी यादव के खाते में कितना पैसा गया है। अब इसी मामले को लेकर के खुद तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने तो पहले ही कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो फिर यही काम करेंगे भाजपा वाले। दरअसल तेजस्वी यादव से जब ये सवाल किया गया है कि दिल्ली में कल आपकी माता जी से ये सवाल किया गया है कि आपके खाते में कितना पैसा जमा किया गया है, तो फिर उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा कि ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाजपा वाले लोग जानबूझ करके सीबीआई और ईडी से रेड करवा रहे हैं। यहाँ हमारे घर में तो सीबीआई और ईडी वाले इतनी बार आए हैं कि अब उन्हें भी मालूम नहीं कि वे कितनी बार आए हैं और पूछताछ की गई है, लेकिन आज तक कुछ नहीं मिला। इसके आगे उन्होंने कहा है कि देश में भाजपा अपनी गिरती हुई स्थिति को देख करके कुछ भी कर सकती है। कल कहीं ऐसा नहीं हो कि मेरे खिलाफ अभी तक जो चार्जशीट में नाम नहीं है उनमें स्पेंट्रली में मेरा नाम जोड़ दें। अगर ऐसा कुछ होगा तो फिर मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। ये लोग जब से बिहार में हमारी सरकार बनी है तभी से वे परेशान कर रहे हैं, इसी वजह से ये सब काम करते रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में छपरा जिले के एक सरकारी स्कूल में मिड डे मील का खाना खाने से 50 से अधिक बच्चे बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि एक छात्र की थाली में मरी हुई छिपकली निकली, जिसके बाद स्कूल में हरकंप मच गया। इस घटना के बाद तुरंत ही खाने का वितरण रोक दिया गया। जानकारी के अनुसार मामला सदर प्रखंड में स्थित डुमरी के उत्क्रमित कन्या मध्य विद्यालय रसुलपुर टिकुलिया टोला की है। बताया जा रहा है कि गुरुवार को मध्याह्न भोजन के दौरान चावल में मरी हुई छिपकली पाई गई थी, जिसके बाद बच्चे हंगामा करने लगे। वही चावल खाने से लगभग 50 बच्चे बीमार हो गए। इसके बाद मिड डे मील का काम बंद कर दिया गया। वहीं खाना खाने से बीमार हुए सभी बच्चों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी भी छपरा सदर अस्पताल पहुंचे। दोस्तों कहा जाता है कि प्यार अंधा होता है, ये कब किससे और फिर किस उम्र में हो जाए कोई नहीं जानता। कई बार ऐसा होता है कि प्यार में पड़े शख्स को अच्छे बुरे का भी ख्याल नहीं रहता। हाल ही में बिहार से एक हैरान कर देने वाली लव स्टोरी सामने आई है। यह लव स्टोरी एक सास और दामाद की है। इसके तहत दामाद को लूडो खेलते खेलते चचेरी विधवा सास से प्यार हो गया। इसके बाद यह दामाद गुपचुप तरीके से उनसे मिलने भी पहुंच गया। हालांकि ग्रामीणों को इसकी भनक लग गई और फिर उसके बाद जो हुआ वह बेहद चौंकाने वाला था। यह खबर बिहार के जमुई जिला के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के गांव का है। खबर के अनुसार बुधवार की देर रात प्रेमी युवक अपने चचेरी विधवा सास से मिलने के लिए उसके मायके पहुंच गया। रात के अंधेरे में मिलने पहुंचे शख्स को इस बात का अंदाजा नहीं था कि परिवार वाले और स्थानीय लोग उसे पकड़ लेंगे। हालांकि ग्रामीणों ने उसे पकड़ करके बंधक बना लिया और जम करके धुनाई कर दी। इसके बाद गंभीर व्यवस्था में घायल दामाद को पुलिस के हवाले कर दिया। फिर लक्ष्मीपुर पुलिस
युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर गई। जहाँ बताया जा रहा है कि प्यार में घायल युवक बांका जिले के धरैया थाना क्षेत्र में इलाके में स्थित एक गांव का निवासी है। खबर है कि आरोपी दामाद की शादी जमुई जिले के टाउन थाना इलाके में स्थित हसडी गांव में हुई थी। मामला सामने आया है कि आरोपी युवक कोरोना संकट के दौरान लॉकडाउन में लूडो खेला करता था, जहाँ इसी दौरान उसे चचेरी विधवा सास से प्यार हो गया। दामाद का अपनी सास के साथ 3 सालों से प्रेम प्रसंग चलता रहा। यह बात सामने आई कि बुधवार की देर रात आरोपी युवक ने अपनी प्रेमिका सास से मिलने का फैसला किया। इसके बाद वे अपनी सास के मायके लक्ष्मीपुर में स्थित गांव में पहुंच गया, जहां रात के अंधेरे में जैसे ही वे अपनी सास से मिल रहा था तभी ग्रामीण और फिर परिवार वाले वहां पर पहुंच गए। इसके बाद उसे बंधक बना लिया गया और फिर उसके कई घंटों तक पिटाई कर दी गई। इसके बाद उसे लक्ष्मीपुर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। जब पुलिस ने युवक के गंभीर हालात को देखकर के उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी देते हुए लक्ष्मीपुर थाना राजवर्धन कुमार ने बताया है कि सड़फिरे युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पीड़ित परिवार की ओर से आवेदन देने के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल घायल का सदर अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।